इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन रेगुलेशन। सबसे पहले लास्ट टर्न पे हमने नॉर्मली इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था फार्मेसी एक्ट का, उसके फंक्शंस पढ़े थे और उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे मेनली। ठीक है, और टुडे वी डिस्कस अबाउट द एजुकेशन रेगुलेशन। हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि जो पीसीआई होता है उसके फंक्शन में हमने पढ़ा था कि पीसीआई जो होती है वो एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम करती है। तो अब एजुकेशन रेगुलेशन का मीनिंग होता क्या है बेसिकली? Subject to the provision of Section 10 of the Pharmacy Act 1948, Central Council, after approval of central government, may make regulation prescribing the minimum standard of education required for qualification as pharmacist called education regulation. मतलब फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक अप्रूवल दिया था कि कि जब फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए क्या मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए फॉर द फार्मासिस्ट, वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया था। और उस पर्टिकुलर को बोला जाता है एजुकेशन रेगुलेशन। मींस जो कंप्लीट आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ट्वेल्थ में आपका क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज होना चाहिए फॉर द एडमिशन इन टेकिंग इन डिप्लोमा और टेकिंग इन बी फार्म, और उनका सिलेबस क्या होता है, फिर उसके बाद कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है। एवरीथिंग इज डिस्कस, एवरीथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड इन द एजुकेशन रेगुलेशन। तो पर्टिकुलरली जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन के लिए वो कहलाता है आपका एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक है, अब एजुकेशन रेगुलेशंस में ही आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताई वो यहाँ पे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द कोर्स, आप अगर जब डिप्लोमा या बी फॉर्म में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी नॉर्मली होनी चाहिए जब आप एडमिशन लेते हैं। जैसे कि अपने फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास ट्वेल्थ पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। इट्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द फार्मेसी कोर्स। ठीक है, नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, साथ ही साथ आपका जो कोर्स है वो कितने टाइम तक चलेगा। डिप्लोमा है तो वो 2 साल तक, डिग्री है तो वो 4 साल तक, एम फार्मा है तो वो 2 साल तक। तो इस तरीके से उसका किस तरीके का नेचर होगा और वो कितने टाइम तक चलेगा वो भी एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कितने टाइम कितने पीरियड की देनी है। जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू इन डिप्लोमा आपको 3 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, 500 आवर्स की स्पेशली। तो 500 आवर्स 3 महीने में आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इसी तरीके से बी फॉर्म में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है जो 15 डेज की होती है, जो उन्हें कंप्लीट करनी होती है। तो ये चीज भी आपके एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड देयर स्टैंडर्ड, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जो पूरा सिलेबस होता है उसके अंदर आप कौन कौन सी एग्जाम दोगे और उनके स्टैंडर्ड मीन्स कि वो कितने मार्क्स के होंगे। अभी आप देखोगे उठा के तो आपके सबके जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 80 का मेजर एग्जाम होता है, 20 का आपका माइनर एग्जाम होता है, जो कि सारा का सारा एजुकेशन रेगुलेशन के तहत ही डिस्क्राइब किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन रेगुलेशन में ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स और कौन कौन सी फैसिलिटीज जो हैं वो इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा। मतलब आप जब आप अभी एक भी बार, आई डोंट नो आप कॉलेज आए या नहीं आए, लेकिन अगर आप विजिट करने आए होंगे तो अपनी काफ़ी सारी लैब्स हैं, उस लैब्स में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जिनसे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो वो जो जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए आपके इंस्टीट्यूट में वो सब चीज़ें भी जो हैं वो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर ही प्रिस्क्राइब होती हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए।
कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, लैब वगैरह में प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी कंडीशंस होनी चाहिए वो कम्प्लीटली फुलफिल होनी चाहिए कि इतनी लैब्स हैं, ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वो सारी की सारी इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय अथॉरिटी होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को जो पीसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मींस जो पीसीआई ने आपको एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न तैयार करके दिया है, उसकी कंडीशन को फुलफिल करना होता है जो एग्जाम कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो ये एजुकेशन रेगुलेशंस के अंदर इतनी सारी चीजें आपकी मेंशन होती हैं, मतलब ये चीजें आपकी लिखी जाती हैं एजुकेशन रेगुलेशंस के अंदर। ठीक है, अब आता है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट अथॉरिटी प्रोवाइडिंग कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन। तो बेसिकली आपको जब भी कोई इंस्टीट्यूट हम लोग ओपन करते हैं फार्मेसी कोर्स को चलाने के लिए, तो हमें उस इंस्टीट्यूट में पीसीआई का अप्रूवल लेना होता है ताकि हम वहाँ पे वो कोर्स कंडक्ट करवा सकें और वहाँ पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकें। तो वो अप्रूवल लेने के लिए 4 स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को। पहला होता है एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी टू द सेंट्रल काउंसिल। सबसे पहली चीज होती है, जो भी इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज मतलब अपने पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा या बी फार्मा खोलना चाहते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं और वो एप्लीकेशन किसको भेजी जाती है? पीसीआई को, मीन सेंट्रल काउंसिल को। सेंट्रल काउंसिल हमने कल ही डिस्कस किया था, सेंट्रल काउंसिल इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसको एप्लीकेशन लिख के भेजी जाती है। ठीक है, सेकेंड स्टेप होती है इंस्पेक्शन। सबसे पहले आपने इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्लाई किया, मतलब एक एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन सेंड करी आपने पीसीआई में। फिर पीसीआई की तरफ से कुछ बंदे आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए कि जो जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू पीसीआई होनी चाहिए वो चीज़ें आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आती है अप्रूवल और नॉट अप्रूवल। बेसिकली अगर आपके इसमें कोई डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, कोई कमियां आ जाती हैं, तो उसको नॉट अप्रूव्ड कर दिया जाता है। और अगर आपके कॉलेज को नॉट अप्रूव कर दिया गया है, इट मीन्स कि आप वहाँ पे कोई अपना फार्मेसी का कोर्स नहीं चला सकते। तो थर्ड स्टेप क्या हो गई? अप्रूवल मिलना या नहीं मिलना। तो बेसिकली अप्रूवल मान लो। और फोर्थ होता है डिक्लेरेशन, मीन्स कि जब अप्रूवल मिल जाता है तो वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर आ जाता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या पीसीआई के द्वारा जो उनकी साइट होती है उसकी साइट पे वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज जो है वो पीसीआई के अंदर अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट को अप्रूवल लेना होता है तो उसको ये 4 स्टेप फॉलो करनी होती हैं। पहला एप्लीकेशन लिखना होता है, दूसरा फिर इंस्पेक्शन होता है, तीसरा अप्रूवल मिलता है और फोर्थ स्टेप में डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन लिखनी है आपको। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखना जस्ट अप्लाई करना। तो क्या होता है, आपकी जो पीसीआई की साइट होती है उस पे हमको पीसीआई की साइट पे पूरा फिल करना होता है, उसको हम SIF बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन फॉर्मेट। वो फॉर्मेट हमारे पीसीआई की साइट पे आता है। उसको जिस भी इंस्टीट्यूट को अपने यहाँ पे कोर्स कंडक्ट करवाना है उसको वो एप्लीकेशन फिल करके सेंट्रल काउंसिल में भेजनी होती है, अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। हमें पहले हार्ड कॉपी भेजनी होती थी, लेकिन अब सब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, तो अब ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है इजीली। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द क्या बोलेंगे, अप्लाइंग द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, देन आपका जो पीसीआई होती है वहां से इंस्पेक्टर्स आते हैं, वहां से कुछ इंस्पेक्टर असाइन किए जाते हैं कि आप इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां पे विजिट करके आइए कि वहां पे जो एजुकेशन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो चीजें वहां पे होनी चाहिए, जो मिनिमम फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए, वो पर्टिकुलरली वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, इंस्पेक्टर वहां जाता है, इंस्टीट्यूट को विजिट करता है,
और अश्योर करता है कि वहाँ पे जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। मिथिलेश अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फिर वो वहाँ पे चेकिंग करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट या जो भी फैसिलिटीज इन्होंने फिल करके दी थी या जो एजुकेशन रेगुलेशन की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट तैयार करता है कि ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके लिए तो आपको रिमार्क मतलब मिल जाता है कि ये अप्रूव्ड है। जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं उन्हें डेफिशिएंसी में डाल के भेज दिया जाता है कि ये चीज़ें आपके इंस्टीट्यूट में डेफिशिएंट है, इनकी कमी है, तो आपको इसको पूरा करना होगा। और जैसे ही आप उसको कंप्लीट करते हैं तो यू गेट द अप्रूवल। ठीक है। तीसरी स्टेप आ जाएगी अप्रूवल की, कि जब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट काउंसिल में सबमिट होती है तो अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई होता है तो वो अप्रूव कर देता है हमारे कॉलेज को कि अब आप यहाँ पे मतलब हम ना कोर्स कंडक्ट करवा सकते हैं। और अगर आपके कॉलेज से अगर कोई निकलता है डिप्लोमा या डिग्री लेके तो उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है पीसीआई में। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके पास अप्रूवल नहीं होता है, और अगर उनके पास अप्रूवल नहीं है और आपने वहां से अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन पीसीआई में नहीं होगा। ये इसलिए जब भी एडमिशन लें तो सबसे पहली चीज चेक करें कि आपके कॉलेज को पीसीआई अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। ओके। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब भी कोई एडमिशन लेता है फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो थर्ड स्टेप में ये हो जाता है कि जैसे ही वो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से अगर आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेटिस्फाई होता है तो वो आपको अप्रूवल दे देता है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द अप्रूवल, अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो एक आपको अप्रूवल लेटर आता है, मतलब उस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल लेटर आता है पीसीआई की तरफ से कि आपका जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है। फिर आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में मैंने आपको बताया कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट होती है उसकी साइट पे डिक्लेयर्ड हो जाता है कि जो आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड हो चुका है, उसने सारे जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो कम्प्लीटली पास कर चुका है। तो इस तरीके से वहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है या पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है ये कम्प्लीटली मतलब अप्रूव्ड हो चुकी है। ओके। अब आता है अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया। जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो इंडिया के अंदर की बात की कि ऑल ओवर द इंडिया इस तरीके से वर्किंग होती है। लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर के क्वालिफिकेशन के लिए अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए qualification in pharmacy granted outside India can be recognized by PCI. This is applicable to Indian citizen. अगर कोई इंडियन सिटीजन वहाँ जा रहा है क्या बोलते हैं फॉरेन में, तो वो भी यहाँ से क्वालिफिकेशन अप्रूवल मिल सकता है उसको भी। एंड सिटीजन ऑफ फॉरेन नेशनलिटी कैन बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन एन इंडियन नेशनल होल्डिंग द सेम क्वालिफिकेशन इज अलाउड टू एंटर एंड प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि इंडिया के बाहर अगर कोई फार्मेसी कॉलेज चल रहा है तो उसके उसमें परमिशन के लिए, तो अगर कोई इंडियन सिटीजन वहां पे जा रहा है पढ़ने के लिए तो उसको तो मतलब उसको तो अप्रूवल मिलता ही है। और जो फॉरेन नेशनलिटी का कोई बंदा है तो वो तभी उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वो एलिजिबल होगा जब वहां पे जो कोर्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल ओवर इंडिया पीसीआई का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो ये चीज फॉरेन में भी लागू होती है कि फॉरेन में भी इंडिया के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सेम क्वालिफिकेशन एंड सेम कोर्स अगर दूसरी कंट्री फॉलो कर रही है तो ही वहां पे उसको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है।
तो सेंट्रल रजिस्टर बेसिकली जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है, जिस रजिस्टर में सारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनका नाम मेंशन्ड होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, हर स्टेट, आप लोग कहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाओगे, स्टेट में जाके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका जो होगा वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, वहां के रजिस्टर में आपका नाम आ गया। अब वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने रजिस्टर की 5 कॉपियां सेंट्रल काउंसिल भेजती है, मतलब मतलब जितने भी रजिस्ट्रेशन एक साल में कंप्लीट हुए हैं उसकी 5 कॉपीज वो सेंट्रल काउंसिल में भेजती है। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, 1 अप्रैल के बाद हर साल जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो वहां भेजे जाते हैं, टोटल 5 कॉपीज। ठीक है, और फिर फाइनली उन रजिस्टर को सेंट्रल रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाता है और वो मेंटेन किया जाता है पीसीआई के रजिस्ट्रार के थ्रू। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होते रहते हैं और फाइनली ये भी आपके पीसीआई की साइट में पब्लिश होते हैं कि कौन सा मतलब जो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट की अगर आप पूरी लिस्ट उठा के देखोगे तो उसमें सारे सबके नाम आते हैं कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, किस किस का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, कौन कौन से स्टेट से हैं। एवरीथिंग इज पब्लिश्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया। तो ये होता है आपका सेंट्रल रजिस्टर। ठीक है, फिर आता है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हमने कल पढ़ा था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हमारे पास सेम इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। सिर्फ उनके थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। लाइक इलेक्टेड मेंबर में अगर हम बात करें तो 6 मेंबर होते हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए हर मतलब पर्टिकुलर स्टेट के। जैसे एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आपको 6 मेंबर इलेक्ट करने होंगे जो उस स्टेट से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, उसी स्टेट से रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। और एक मेंबर होना चाहिए जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हो। ओके, और हमने जब कल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 6 टीचर होना चाहिए जिसमें से एटलीस्ट 4 जो हैं वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के हों, बाकी 2 अलग भी चल सकते हैं। और यहाँ पे हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट के। ठीक है, एक मेंबर होना चाहिए आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। और नॉमिनेटेड मेंबर में 5 मेंबर होने चाहिए आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो नॉमिनेट किए गए हों, जिनके पास फार्मेसी की क्वालिफिकेशन हो, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो। ओके, एंड एक्स ऑफिसियो मेंबर जो होते हैं यहाँ पे होते हैं सीएमएचओ, जो भी स्टेट का आपका सीएमएचओ होगा वो, ऑफिसर इंचार्ज डीसीओ ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर का जो इंचार्ज होगा आपके स्टेट का वो, और गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये 3 हमारे एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के। तो जब हर स्टेट फार्मेसी काउंसिल को डेवलप किया जाता है तो ये 3 तरीके के मेंबर्स वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिसियो मेंबर प्रेजेंट होते हैं। इन सबका कमिटी बन के ही आपकी फार्मेसी काउंसिल तैयार होती है। ठीक है, अब हम बात करें ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। तो 2 or more states enter into an agreement to form a joint state pharmacy council। जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट आपस में मिलके काउंसिल प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फॉर एग्जांपल हम राजस्थान और एमपी ले लेते हैं। राजस्थान एंड एमपी 2 अलग अलग स्टेट, दोनों मिलके एक कंबाइन फार्मेसी काउंसिल को डेवलप करते हैं, जिसके अंदर भी इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर में सेम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे लेकिन दोनों स्टेट के होंगे, मतलब 3 इस स्टेट के तो 3 दूसरे स्टेट के, दोनों स्टेट के मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एक मेंबर होगा हर स्टेट से। 2 स्टेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने स्टेट आप ले रहे हो हर स्टेट के मेडिकल काउंसिल का एक एक बंदा उसमें आएगा। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर में भी 2 से 4 मेंबर जो हैं वो हर स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए।
चाहे वो एमपी हो चाहे वो राजस्थान हो, जितनी भी कंबाइन हो रही हैं, हर स्टेट के बंदे को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्स ऑफिसियो में सीएमएचओ ऑफिसर होता है दोनों स्टेट का, ऑफिसर इंचार्ज होता है दोनों स्टेट का, गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं दोनों स्टेट के। बस इतना सा डिफरेंस है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट में। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हम लोग पर्टिकुलर स्टेट का लेते हैं मेंबर, और जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है उसमें हम उन सारे स्टेट के पर्सन्स को लेते हैं जो हमारी इस काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है मेन चीज आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक, किस तरीके से फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और रजिस्टर में क्या क्या चीजें मेंटेन करके रखनी होती है। तो प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर में जो आप मतलब जो आपका पीसीआई में जो रजिस्टर बनता है उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है। आपका पूरा नाम और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो होता है वो वहां पे मेंशन्ड होता है। डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर, आपने फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसकी डेट होती है। क्वालिफिकेशन होता है आपने डिप्लोमा के बेसिस पे कराया या बी फॉर्म के बेसिस पे करवाया, तो क्वालिफिकेशन लिखी हुई होती है। आपका प्रोफेशनल एड्रेस लिखा हुआ होता है अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो, एंड सच फर्दर पर्टिकुलर एस में भी प्रिस्क्राइब, और जो जो भी चीजें रजिस्टर में लिखी हुई होती हैं वो सब चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। तो मेन जो चीजें होती हैं वो है आपका नाम, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका प्रोफेशनल एड्रेस, और आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की डेट, और आपका क्वालिफिकेशन कि किसकी बेसिस पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है। अब ये बात है कि जब हम पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं रजिस्टर फार्मेसी काउंसिल में, तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि व्हाट्स द क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इन द फर्स्ट रजिस्टर। जब आप फर्स्ट रजिस्टर में अपनी एंट्री करवा रहे हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो नॉर्मली सबसे मेन चीज है कि जो भी पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है फार्मेसी काउंसिल में, उसकी एज 18 इयर्स होनी चाहिए मिनिमम। 18 इयर्स इज कंपल्सरी। 18 से कम वाले का एडमिशन हम लोग नहीं करते। मतलब जब भी आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसकी एज 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। और shall be entitled on payment of the prescribed fee to have his name entered in the first register if he resides or carry on the business of profession of pharmacy in the state। जिस भी मतलब आपको क्या करना होता है, नॉर्मली जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पर्टिकुलर फीस सबमिट करनी होती है, और आपकी एज जो होती है वो मेनली ध्यान रखी जाती है कि एज इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज हो गई होल्ड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा of an Indian university or a state government or a prescribed qualification granted by an authority outside India। आपके पास बेसिकली डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और holds a degree of Indian university other than a degree in pharmacy, has been engaged in compounding of drugs in a hospital or dispensary or other place in which drugs are regularly dispensed or prescription of medical practitioner for a total period of not less than 3 years। अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो फार्मेसी से डिफरेंट है, फार्मेसी की डिग्री नहीं है लेकिन आपको 3 साल या से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है ड्रग की कंपाउंडिंग में, तो आपका मतलब वो हो सकता है, अब बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको पर्टिकुलरली जो एग्जाम है वो पास होनी चाहिए, लाइक फार्मेसी है तो वो कम्प्लीटली आपकी पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फार्मेसी फेल करके आ गए हैं या जो भी डिग्री है वो फेल कर ली है और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक आप उस एग्जाम को पास करके नहीं आए, ठीक है। और वही चीज इसमें आगे हैज बीन एंगेज्ड इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स इन अ हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और अदर प्लेस इन विच ड्रग्स आर regularly dispensed on prescription of medical practitioner for a total period of not less than 5 years prior to the date notified under subsection of section 30।
पर नॉर्मली जो मैं बता दूं, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारे फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री होने पे ही नॉर्मली आपको मिलता है। ठीक है, अब ये मेन चीज है कि मतलब आपकी जो नाम है उसकी एंट्री कहाँ होती है, और रिमूवल वो रिमूव कैसे हो जाता है। रिमूव भी हो सकता है आपका नाम आपके रजिस्टर से। ठीक है, एंट्री में ऑल एप्लीकेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन शुड बी एड्रेस टू द रजिस्ट्रार ऑफ एसपीसी मींस स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जिसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो अप्लाई करता है और उसको भेजता है अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को। ठीक है, अगर उस एप्लीकेंट के पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है तो उसका नाम जो है वो रजिस्टर में एंटर हो जाता है, और आफ्टर एंट्री सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो उसको इशू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एंट्री होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन your name is added in the register, and after adding in the register you get the certificate. okay, किस केस में आपका नाम रिमूव भी हो सकता है, मींस आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है ये कैंसिल भी हो सकता है। ओके, रजिस्ट्रेशन बाय एरर, कोई गलती से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, या ठीक है, या फिर आपने कोई क्राइम किया हो, आप किसी ऑफेंस में फंसे हुए हो, उस केस में 30 डे फॉर अपीलिंग, 30 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। अगर फिर भी आपने अपना जो ऑफेंस है उसमें से आप बाहर नहीं निकलते हैं, क्लियर नहीं होता है आपका, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर कर लिया जाता है, मींस आपसे ले लिया जाता है और आपका जो रजिस्टर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ये इस केस में आपका जो नाम होता है वो रजिस्टर से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कि आप क्या क्या क्राइम करेंगे तो आपको क्या क्या पेनल्टीज लग सकती है। फॉल्सली केम टू बी रजिस्टर फार्मासिस्ट, अगर आप जैसे हम पहले जैसे नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे अभी भी यही होता है कि आप लोग वो किराए से लगा देते हैं, तो उसमें अगर आप क्लेम करते हैं कि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, हम ये शॉप चला रहे हैं, तो अगर आप गलत क्लेम करते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो पहला फाइन, अगर फर्स्ट टाइम आप ये गलती कर रहे हैं तो 500 रुपये फाइन होता है। लेकिन आप बाद में भी यही गलती करते हैं और पकड़ा जाते हैं तो 1000 रुपये का फाइन लगता है, या 6 महीने की सजा, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से डिस्पेंसिंग करवा रहे हैं, या कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन वहां पे डिस्पेंसिंग कर रहा है शॉप पे, तो उसको 6 महीने की सजा या 1000 रुपये फाइन, या दोनों हो सकते हैं। मतलब जब चेकिंग होती है, जब ड्रग इंस्पेक्टर आपकी शॉप पे आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उन सब केसेस में ये सजा होती है नॉर्मली। फेल्यूर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको बोला गया है कि आपको आपका नाम कैंसिल हो चुका है, अब अपना सर्टिफिकेट सबमिट करो, लेकिन आप फिर भी अपना सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं करते हैं, तो आपको 50 रुपये का फाइन लगता है, और वो लगता जाता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर, अगर आप अपने जैसे मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्टर जो होते हैं वो विजिट करने के लिए आते हैं, तो अगर आप उनको कहीं किसी तरीके से रोक रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं जाओ, वहां मत जाओ, या किसी भी तरीके से उनके उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो आपको 6 साल की सजा या फाइन, या 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये फाइन या 6 महीने की सजा, या दोनों हो सकता है। तो ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं द फार्मेसी एक्ट। ठीक है।